सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और नई वीडियो के साथ मैं न्यू ट्यूटोरियल के साथ मैं वापस आप सबके साथ जुड़ चुका हूं। अब ये एक एब्रप्ट सा शुरू में वीडियो डालने का ये मकसद था कि जो वीडियो है अभी आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा जो मेरा वॉइस लेवल है, जो मेरा माइक का वॉइस लेवल है और जो ऑडियो लेवल है, जो भी आप DAW या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के थ्रू सुन रहे हैं, उनमें कुछ डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। मतलब मेरा वॉइस जो है वो थोड़ा क्वाइटर साइड पर रह गया है और कंप्यूटर ऑडियो जो है वो थोड़ा लाउड साउंड कर रहा है ओवरऑल वीडियो में। तो इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि आप थोड़ा लो वॉल्यूम से ही ट्यूटोरियल को स्टार्ट करें, जिससे कि अगर आप मेरे वॉल्यूम के साथ ही लेवल पे स्टार्ट करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ शुरू में, और जब म्यूजिक आएगा एकदम से तो वो बहुत ज़्यादा एकदम लाउड आपको कान में इट विल पंच इन। तो एक लो वॉल्यूम से चालू करिए। जब पहली बार म्यूजिक आपको सुनाई देगा उसके बाद अब आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना लाउड आप सुन सकते हैं और किस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो मेन यही कारण था एब्रप्टली आने का वीडियो में। बाकी चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी आप सबके सामने एक और नया प्रोजेक्ट लेके मैं अपना आया हूँ। तो ये गाना है मधुबाला और अमित त्रिवेदी का गाना है। AT आज़ाद जो उनका लेबल है, कहें या कहें इंडी लेबल है उनका, उसमें ये रिलीज़ हुआ था गाना। और एक बड़ा रोमांटिक जोन का गाना है, बड़ा इजी गोइंग सॉन्ग है। हैंस द अरेंजमेंट आपने सुना ही होगा। तो उसका जो अरेंजमेंट है बड़ा सिंपलिस्टिक है, पियानो बैलेड की कैटेगरी में मैं इसको डालता हूँ। और स्ट्रिंग्स से डेकोरेटेड मैं बोलूँगा है ये गाना। और काफ़ी अरेंजमेंट जो है इसका अपने आप में काफ़ी सॉन्ग की स्टोरी टेलिंग और इमोशनल वाइब से मिलता जुलता है। अच्छा, मतलब मेल खाते हैं दोनों चीज़ें। तो मैंने ये ना काफ़ी पहले बनाया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका एक ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर कर दिया जाए। जिससे कि हो सकता है कि अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा हो कि उस टाइप से कैसा आउटपुट लिया जाए, कैसा अरेंजमेंट में भी उन्होंने किया होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है या उसको ये टक्कर देगा, या उस फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं कह रहा हूँ। बट हाँ, मैंने काफ़ी हद तक इसको सिमिलर रखा है। पियानो है, स्ट्रिंग्स हैं, तो मेन बात ये है कि स्ट्रिंग सेक्शंस कैसे आप लिख के उसको जो है ग्रेसफुल आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेसफुली। मेन ये बात है। और फिर बाकी वोकल्स हैं, तो ये एक तरह से कवर है, इसका स्पीड थोड़ा स्लो है ओरिजिनल से। और मैंने गाया है ऑफ कोर्स, तो वो एक बात है। तो ये बात है, तो एक बार सुन लेते हैं कैसा साउंड करता है ये। हो मधुबाला से भी आला लगती हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो ये एक रफ इसका मैंने आपको दे दिया आइडिया, है ना। तो लाइक गाना काफ़ी अच्छा साउंड किया, एवरीथिंग इज़ गुड। आई वॉज सेटिस्फाइड। और मैं आप लोगों के साथ भी ये फटाक से अब शेयर कर देता हूँ। तो पहले हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, सॉरी, कॉर्ड स्ट्रक्चर वगैरह मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो खामा खा लंबी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कॉर्ड स्ट्रक्चर वगैरह भी मैं आपको बताऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि कॉर्ड्स पे भी आपको सीरीज चाहिए या और भी आपको जो भी चीज़ें। देखिए, इंटरनेट पे म्यूज़िक को लेके सब भरा पड़ा है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए। और उस पर भी पक्का वीडियो बनाऊंगा मैं। इंस्टाग्राम भी आप जो है हमारा फॉलो करके रख सकते हैं, वहाँ पे DM कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू होता है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, मैं जितनी भी चीज़ें बोलता जाता हूँ सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक मिल जाएंगी। मेरा भी एक आर्टिस्टिक चैनल है जिसमें मैं म्यूज़िक रिलीज़ करता हूँ। अभी तो मैं कवर्स बना रहा हूँ काफ़ी सारे, जिससे कि एक कंटेंट बने और आपको भी म्यूज़िक, इस म्यूज़िक प्रोडक्शन चैनल के ऊपर भी वो कवर्स को ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा सेंस बनता है। क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट तो ऐसा होता है कि आपका आर्टिस्टिक उसमें बायसेस आ जाते हैं, तो वॉट एवर यू आर डूइंग आर्टिस्टिकली। बट अगर आप एक बंद के कोई काम करते हैं तो उसमें करने में भी चैलेंज होता है और उसको समझाना भी इजी होता है सामने वाले के लिए, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अरेंजमेंट को ओरिजिनली कहीं सुना होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी 2 ब्रेकडाउन्स बनाए हुए हैं। KGF के गाने का बनाया है, इंटरस्टेलर के स्कोर का बनाया हुआ है, वो भी आप सुनिए।
ये भी आप सुनिए। तो पहला एलिमेंट हम देख लेते हैं क्या है। पहला एलिमेंट हमारा पियानो। एक बड़ा पल्सेटिंग पैटर्न में ये पियानो बज रहा है, टन टन टन, ये 1/8 के पल्स में, और कहीं 1/4 और भी है। तो उस बेसिकली ये वाला जो एक पूरा ओवरऑल पल्स है, तो टिंग डिंग 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 डिंग, ये एक ओवरऑल पल्स में गाना हमारा चल रहा है ना। बीपीएम वगैरह 4/4 टाइप इसका वो है, बीट पैटर्न है। बीपीएम वगैरह मैंने स्लो रखा है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता ओरिजिनल से कंपेयर करने में। नेक्स्ट एलिमेंट ये है कि नेक्स्ट एलिमेंट में हमारे 3 स्ट्रिंग्स के पार्ट्स हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग्स में क्या होता है कि स्ट्रिंग्स में आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि जैसे ये है, तो आप सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग कर देते हो, या फिर आप क्या करते हैं कि ये कॉर्ड्स वगैरह आप राइट कर देते हैं, है ना। आपने ये कॉर्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर दी या आपने बजा दी, तो उसमें क्या होता है, मज़ा नहीं आता, डायनामिकली मज़ा नहीं आता है। देर इज़ समथिंग कॉल्ड एक्सप्रेशन, जो कि हमारे कीबोर्ड में मॉड्यूलर व्हील होता है, मॉड व्हील होता है। उससे हम ये एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ मेरे कर्सर को देख सकते हो, तो यहाँ जो आपको जस्ट अ मिनट, ये जो आपको दिख रहे हैं मूवमेंट्स, ये क्या करते हैं कि ये एक इंटरेस्ट सा पैदा करते हैं हमारी राइटिंग में। जैसे कि अगर मैं आपको ये सुनाऊं, थोड़ा सा अपलिफ्ट, अप डाउन, ये चीज अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और प्लेन मैं सुनाऊं आपको, तो बहुत बोरिंग है ये। मेरे नज़रों में ये बोरिंग है। तो ये देखिए, थोड़ा सा अप डाउन थोड़ा सा एक रहता है एक्सप्रेशन, तो मज़ा आता है। इसी तरह आप देखो, तो मैंने सारे अपने स्ट्रिंग सेक्शंस में ये चीज़ करी हुई। तो स्ट्रिंग सेक्शन के एलिमेंट क्या है, एक छोटा सा स्ट्रिंग सेक्शन है, ये बेस है जो कॉन्ट्रा बेस होता है। ओके, ये देख लेते हैं क्या है। मेरे ख्याल में ये हाई स्ट्रिंग्स की राइटिंग के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है, तो ये लो जोन है, ऐसा इसको अरेंज करते हैं। तो ये लो जोन हो गया आपका, ये आपका हाई जोन हो गया। आप यहाँ पे सब हाई फ्रीक्वेंसीज हैं। ओके, और ये एक तरह से एंसॉम्बल पैच से मैंने जो है पूरा भर दिया उसको, मिड फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा ये। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल हमें जो है ये भरा भरा एक रहता है, और सबको इंडिविजुअली राइट करा है। मैं चाहता, अगर मैं चाहता, तो इधर भी बेस है मेरे पास, इधर भी बेस है मेरे पास, मैं यहाँ पे भी बेस नोट्स लिख सकता था, है ना। मैं यहाँ पे भी बेस नोट लिख सकता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं उनको अलग अलग एक्सप्रेशंस देना चाहता था। तो ये जो बेस है, यही मेन चीज़ें होती हैं अरेंजमेंट में, जो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन यही चीज़ें आपके साउंड को, आपके अरेंजमेंट को स्टैंड आउट करेंगी। अभी मैं चाहता हूँ तो मैं आपको प्लगइन बता दूँ, मैं ये सब बता के ख़त्म कर देता, अभी तक ये वीडियो ख़त्म हो गई होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कारण से ये वीडियो अभी तक है क्योंकि यही मेन चीज़ें होती हैं। डिटेल में हम आगे जाके इस चैनल पे सब कुछ देखेंगे कि कैसे राइट किया जाता है मॉड्यूलेशन व्हील और एक्सप्रेशन व्हील वगैरह को यूज़ करके। बहरहाल, अब प्लगइन्स देख लेते हैं क्या यूज़ हुए हैं। इसमें सारे प्लगइन्स जो हैं वो फ्री यूज़ हुए हैं। ये आपका की जोन क्लासिक है, पियानो प्लेयर है, इसमें 4 आपको पियानो साउंड्स मिलते हैं। मेरा यामाहा ग्रैंड पियानो फेवरेट है, अगर मेरे को ग्रैंड पियानो साउंड चाहिए तो ये अच्छा रेंज है, सब कुछ सही है ना, नाइस साउंड। उसके बाद
BBC ऑर्केस्ट्रा जो स्पिटफायर ऑडियो का फ्री वाला वर्जन है ये। इससे मैंने क्या बोलते हैं, एक साउंड इससे मैंने लिया हुआ है जो कि ये बेस का साउंड है। आप मेरे माउस कर्सर को देखिए, यहाँ ये जो है, ये व्हील, ये मेरा मॉड्यूलेशन व्हील पे मेरा मैप्ड है, और जनरली होता ही है सबके साथ। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मतलब है मैप्ड होता है। तो ये इसका मूवमेंट आप देख सकते हो, ये हिल रहा है ऑटो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनमें डिटेल में हम बात करेंगे ज़रूर से कि ये क्या होता है, क्या एग्जैक्टली क्या ये, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉल्यूम, है ना। तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं, ये कैसे आते हैं, कैसे अचीव किया जाता है, क्या पीछे इनकी वर्किंग होती है सैम्पल लाइब्रेरीज में, वो सब हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको इस चैनल को सपोर्ट देना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट्स करिए, इससे मुझे हेल्प मिलेगी, चैनल को हेल्प मिलेगी, और मुझे एक आइडिया चाहिए कि मैं आप लोग के लिए और क्या क्या लेके आऊँ। ओके, तो ये एनसॉम्बल पैच है, ये लैब्स है, ये भी स्पिटफायर ऑडियो का फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, स्पिटफायर ऑडियो लैब्स। इसमें स्ट्रिंग्स का मैंने साउंड यूज़ किया हुआ है, ये एनसॉम्बल। ओके, तो ये है। अब इसमें भी वही है, कॉर्ड्स मैंने प्लेस कर दी हुई हैं, और ये एक्सप्रेशन इसका ऊपर नीचे हो रहा है। इसी तरह से ये भी एक स्ट्रिंग्स का पैच है, लैब्स का ही पैच है ये, और यहाँ पे मैंने हाई स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं। तो मेरी सारी फ्रीक्वेंसीज जो है स्ट्रिंग से ही भर जाती है, लेकिन वो अलग अलग साउंड करते हैं क्योंकि मैंने उनको अलग अलग लिखा है। पूरे गाने के अरेंजमेंट की जान सिर्फ और सिर्फ ये 3 ट्रैक्स हैं। अब पियानो भी सुन लेते हैं। लेफ्ट हैंड पे पियानो पे प्राइमरीली 1 और 5 ही बज रहा है, रूट नोट, फिफ्थ नोट ही बज रहा है। ये तो अपना हो गया मेन। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि पियानो अगर आपको बजाना आता है तो आपका अरेंजमेंट हमेशा बेटर साउंड करेगा, बजाय उसके कि अगर आप इस तरीके से नोट्स लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, बजाय उसके हमेशा आपका अरेंजमेंट नेचुरल साउंड करेगा अगर आपको कीबोर्ड बजाना आता है। तो मैं हमेशा ये सबको बोलता हूँ, म्यूज़िक थ्योरी और कीबोर्ड आपको आना ही चाहिए इफ़ यू आर अरेंजिंग और इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक, है ना। अब ये मेरा वॉइस है, रॉ वॉइस सुन लेते हैं एक बार। अरे 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 पगला गया है तो समझ से जरा जबी यहीं से सुनते हैं। से हो मधुबाला से भी आला लगती हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो ये मेरा एक तरह से रिकॉर्डेड था वॉइस, है ना। मधुबाला से भी आला लगती। वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त आप ध्यान दें कि -6 तक मेरा जा रहा है मीटर, उसके ऊपर कभी कभार हाई होगा तो जाएगा, बट -6 के प्लस 1-2 dB और -1-2 dB, ये जनरली आपका जो है रिकॉर्डिंग रेंज होना चाहिए, तो आपका मिक्सिंग हमेशा अच्छा सा। अब यहाँ देखिए वेव फॉर्म बड़ा है, यहाँ जाहिर तौर पे -6 के ऊपर गया है साउंड, बट कितना गया है, कभी भी सिग्नल क्लिप नहीं होना चाहिए, मतलब रेड लाइट नहीं जलनी चाहिए, या तो बोला जाए कि 0 dB के ऊपर सिग्नल आपका नहीं जाना चाहिए जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे कहे अरे 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 अरे
पगला गया है तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कभी कभार जंप मारता है ना, तो जंप ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 3 dB, -3 dB, कभी कभार -2, वर्स्ट के सिनेरियो में चला जाता है तो चला जाता है। 0 dB कभी टच नहीं होना चाहिए, हमेशा -6 प्लस माइनस -6 dB के प्लस माइनस ऊपर नीचे रहना चाहिए। ये हमेशा आप ध्यान रखना। तो ये इस तरह अपना वॉइस रिकॉर्डेड हुआ है ना। अब इसकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं, है ना। वैसे तो मैं प्राइमरीली बहुत अच्छा कोई सिंगर नहीं हूँ, तो ऑटो ट्यून लगता ही लगता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि बहुत वाहियात गाया था। हो मधुबाला ये जैसे एंड में टेल आप देख सुन सकते हो कि बेसुरी चली गई, मधुबाला ये। से भी आला लगती हो। तो ये सब इतना है, बट एक हल्का सा टच आप ऑटो ट्यून का दे दो। तो जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, और हो मधुबाला से भी आला लगती हो, है ना। तो थोड़ा सा एक क्या होता है, क्रिस्पनेस आ जाती है आपका मेलोडी में, जो भी आपने गाया हुआ होता है। उसके बाद EQ में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें बेस बूस्ट किया हुआ है, क्योंकि अ, इस गाने की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि थोड़ा सा बेसी हो, थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी बूस्टेड हो, थोड़ा सा ना अच्छा, थोड़ा वार्म फीलिंग आए बेसिकली, है ना। तो हालांकि नीचे लो फ्रीक्वेंसीज में काफ़ी सारा अरेंजमेंट भी था, बट वो मेरे से फाइट इतना ज़्यादा नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा बूस्ट कर दिया। से भी आला लगती हो, मेरी नजर से तुमको EQ ऑफ, EQ ऑन। देखूं तो बहुत सटल चेंजेस हैं। थोड़ा सा बेस एडेड है, थोड़ा सा एयर एडेड है यहाँ पर, है ना। देख, एक बार और ऑन ऑफ करता हूँ, आप देखो। हो मधुबाला ये ऑन है, से भी आला लगती हो, ये ऑफ हो है। मधुबाला से भी आला लगती। बुराई कुछ नहीं है इसमें भी, लेकिन जो हम चेंजेस कर रहे हैं उनसे एक ओवरऑल गाने को अपलिफ्टमेंट मिल जाता है, ओवरऑल प्रोडक्शन के बजाय, मतलब कंपैरिजन में उसको एक प्रेजेंस मिलती है। ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको भी एक बार चलो सुन लें कि भाई ये क्या है। कुछ ना कुछ मड फ्रीक्वेंसीज हैं ये। तो हो मधुबाला ये से भी आला लगती हो, एक फ्रीक्वेंसी तो ये थी, एक ये है। मेरी नजर से तुमको ये रेजोनेंस जो है, ये मैंने कम कर दी है थोड़ी थोड़ी, जिससे कि हमारा जो कंप्रेशन है, जब हम कंप्रेशन अप्लाई करेंगे अभी, तो वो चीज़ें इसमें असर ना दे ज़्यादा। नहीं तो कंप्रेशन के साथ साथ वो रेजोनेंस भी बूस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कंप्रेशन है, बहुत माइल्ड सा कंप्रेशन है। अटैक मॉडरेट के ऊपर है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अटैक अगर मैं एकदम कम रख दूंगा तो क्या होगा कि मेरे जो वर्ड्स हैं, हालांकि वैसे बहुत मॉडरेट कंप्रेशन है, आप देखो यहाँ, इधर पे आप देखो, यहाँ पे गेन रिडक्शन हो मधुबाला दाम भर का है, से भी आला टच कर रहा है, लगती हो, -0.83 dB, मतलब 1 dB भी नहीं है हार्डली। तो ये बस क्यों है कि जो जंप्स हैं, पीक्स हैं, उनको एक हल्का सा टच करके वो बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा उसको मत, थोड़ा, है ना, बैठ जाओ। लेकिन ज़्यादा क्रश नहीं कर रहा है। क्रश करने का मतलब ये होता है, हो यहाँ पे आप देखो, मेरी -4, नजर से -4 dB, -5 dB, तो ये ज़्यादा हो जाता है क्रश करने। मतलब डिपेंड करता है गाना मांगता है नहीं मांगता है। मधुबाला से भी आला लगती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं। रिलीज थोड़ा सा क्विक साइड पर है, और अटैक थोड़ा सा हायर साइड पे है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अटैक
के कारण मेरे जो वर्ड्स आ रहे हैं, हम डीप में पढ़ेंगे कंप्रेशन को, बट अटैक के कारण जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं, अगर मैं अटैक क्विक रख दूंगा, मतलब कंप्रेशन बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएगा, तो मेरे जितने भी ट्रांजिएंट्स हैं, जो मेरे वर्ड्स आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है मेरा, वो सब चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी नेगेटिव वे में, और वो स्क्वैश हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी। तो वो आ जाए, है ना, आप ऐसा इमेजिन करो कि वो आ रहा है, वो आ जाए एक बार, जैसे ये एक वेव फॉर्म है, आप समझिए, है ना। तो ये जैसे स्टार्ट हो रहा है वेव फॉर्म, तो यहाँ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो ट्रैवल कर ले, मेरा ऑडियो, उसके बाद कंप्रेशन अप्लाई हो, तो वो जितना भी जंपिंग अराउंड हो रहा है वो कर लेगा कैच, और जो शुरू के ट्रांजिएंट्स है वो उनको जाने देगा, कंप्रेशन उस पर कुछ काम नहीं करेगा। और रिलीज जल्दी इसलिए है, जल्दी से रिलीज कर दे, कंप्रेशन जो है मेरे गाने को पकड़ के ना रखे लंबे समय तक, नहीं तो वो उसको अगेन वही बात हो जाती है कि फिर वो बड़ा पिचकू साउंड करेगा मेरा जो गाना होगा। आई वॉन्ट माई सॉन्ग टू साउंड वेरी लाइवली, बिकॉज उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं है, अनप्लग्ड गाना है, और वॉइस शुड बी वेरी डायनामिक, है ना। तो डायनामिक चीज़ें चाहिए अपने को इस अरेंजमेंट में, इसलिए हम ज़्यादा स्क्वैशिंग, हैवी कंप्रेशन नहीं कर रहे हैं। हो मधुबाला। अब हम वॉइस के ही प्रोसेसिंग में यहाँ आ जाते हैं। तो ये हमारा टी डी आर नोवा, मैंने बार बार बताया, ये मैं हर बार यूज़ करता हूँ, फ्री प्लगइन है डायनामिक EQ। तो डायनामिक EQ मतलब देर आर सर्टेन फ्रिक्वेंसी जिन्हें आप चाहते हैं कि वो पूरे समय बंद ना रहें, लेकिन जब भी कभी वो एक सर्टेन वॉल्यूम के ऊपर वो फ्रीक्वेंसी बैंड अगर इंक्रीज हो तो वो दब जाए। जैसे कि मान लीजिए इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने हार्श फ्रिक्वेंसीज कुछ हैं, तो उनको मैंने ट्रीट किया हुआ है इस तरीके से। मैं सोलो करता हूँ, आपको एक बार सुनाता हूँ। हो मधुबाला से भी। तो ये जो सिबिलेंस वगैरह है, इसके लिए मैं DSR यूज़ कर सकता हूँ, बट मेरा मूड नहीं था, मैंने कहा चलो इससे दो तीन काम और भी हो जाएंगे मेरे, क्योंकि दो तीन अलग अलग जगहों पे हार्श, ये भी एक हार्श फ्रिक्वेंसीज है। तो ये सब चीज़ें मैंने इससे ही कंट्रोल कर ली। ओके, तो मैं आपको सुना देता हूँ ये कर क्या रहा है। हो मधुबाला से भी ये अलग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। मेरी नजर से तुमको देखूं तो अगर मैं ये यूज़ नहीं करता तो क्या होता है कि हमारे रिवर्ब में हाई फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा जाती हैं, और फिर उसके नतीजे से ये होता है कि हमारा रिवर्ब बहुत ज़्यादा चुभता हमें, और उसके नतीजे ये होता है कि दो रिवर्ब यूज़ करे हुए हैं हमने, तो क्या होता है कि हमारे मास्टर में बहुत ज़्यादा हार्शनेस आ जाती है ओवर। इसके लिए मैंने वोकल का जो है हार्शनेस थोड़ा सा अपर हाई एंड का कम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट है वॉइस में एज फार एज प्लगइन्स आर कंसर्न। फिर रिवर्ब वगैरह पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। एक बार इंस्ट्रूमेंट्स की प्रोसेसिंग भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा पियानो है। पियानो में हमने EQ से कुछ फ्रिक्वेंसीज हटाई हैं जो हमारे वॉइस के साथ और दूसरे अरेंजमेंट के साथ लड़ रही थी। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन का साउंड थोड़ा लो रहता है, तो मैंने यहाँ पे गेन भी दिया हुआ है थोड़ा सा, जिससे कि कम से कम आप देखो, अभी देखो -6 भी नहीं पहुँचता है। अगर मैं, ये मैंने गेन दिया हुआ है, अगर थोड़ा वियर्ड है, आई डोंट नो व्हाई, बट इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है पियानो प्लगइन का, तो मैं थोड़ा गेन बढ़ा देता हूँ, कम से कम -6 तक तो जाए। और मिक्स टूल है यहाँ पे, मेरे को लगता है कुछ फेज इश्यूज थे, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट चैनल इन्वर्ट कर दिया है। चेंज देख लेते हैं। आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ मोनो कंपैटिबिलिटी के लिए किया मैंने, क्योंकि अगर मैं मोनो में सुनूं, हो मधुबाला ये बेटर साउंड करता है थोड़ा। एक्सेंट्स मुझे बेटर साउंड कर रहे हैं, हो सकता है मेरा प्रॉब्लम हो, ज़रूरत ना हो, आई डोंट नो, बट मुझे लगा तो मैंने कर दिया
ना फेज, बेसिकली थोड़ा सा मैंने फेज को जो है लेफ्ट को राइट कर दिया। और ये कंप्रेशन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, इस कंप्रेशन में भी बात तो वही है कि गेन रिडक्शन -1.6 है, मतलब 2 dB, -2 dB से ज़्यादा गेन रिडक्शन नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात इधर क्या है कि अटैक आप देखो थोड़ा हायर है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। कारण उसका वही है कि जो पियानो के हिट्स आ रहे हैं टंग टंग टंग, मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेंट्स पास ऑन हो जाए, फिर कंप्रेसर जो है उसे प्रेस करे। और रिलीज भी हायर साइड पे है। उसका कारण ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा पियानो जंप अराउंड करे पूरे प्रोडक्शन में, क्योंकि उसका जो अरेंजमेंट है वो बड़ा पल्सेटिंग अरेंजमेंट है, मतलब टंग 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 टंग। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कहीं अगर ऑड नोट्स पड़े हों, कहीं कोई नोट तेज बज गया हो, तो वो चीज़ें मेरे प्रोडक्शन में जंप करें। तो रिलीज़ को मैंने थोड़ा बढ़ाने से क्या होता है, कंप्रेसर जो है वो धीरे धीरे, मतलब एक साइकिल जो निकली आपकी, एक ऑडियो साइकिल निकली, तो उस ऑडियो साइकिल में अटैक अगर मेरा क्या बोलते हैं, अटैक अगर मेरा ज़्यादा है तो क्या होगा, कंप्रेशन धीरे से आएगा। ओके। और मतलब स्लोअर अटैक है तो कंप्रेशन धीरे से आएगा जैसे यहाँ पे है। और अगर रिलीज़ क्या बोलते हैं, मेरी स्लोअर साइड पर है तो क्या होगा, कंप्रेशन जाएगा भी धीरे से, जाहिर सी बात है। तो अगर कंप्रेशन जाएगा धीरे तो क्या होगा कि वो मेरे ऑडियो को टेम करके रखेगा, वो मेरे ऑडियो को एकदम ऐसे बांध के रखेगा। अगर वो फटाक से चला जाएगा तो क्या होगा, मेरा ऑडियो वापस उचकेगा पॉपकॉर्न जैसा। तो ये कारण है कि इसमें रिलीज हल्का सा हायर साइड पे। ईक्यू में मैं थोड़ा सा लो एंड, कुछ फ्रीक्वेंसीज में भी यहाँ पे क्लटर हो रही होंगी तो मैंने उनको हटाया है। हम लोग एक बार सुन लेते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये अनप्लीजेंट। उसके बाद ये ट्रैक स्पेसर है, तो ट्रैक स्पेसर से बेसिकली ये था कि जो फ्रीक्वेंसी क्लैशेस होते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आपके क्या करता है कि ये आपके फ्रीक्वेंसी क्लैशेस को होने से बचाता है। तो इसमें जो मेरा वॉइस का ट्रैक है ये इसमें जा रहा है, तो मेरे वॉइस में जितने भी फ्रीक्वेंसीज जो हैं जो इससे क्लैश हो सकते हैं, चांसेस हैं, वो फ्रीक्वेंसी क्लैशेस बच जाएंगे। अगर आपको मैं एक डेमो देता हूँ, मधुबाला से भी आला। तो ये आप देख रहे हो ना, जो वाइट लाइन यहाँ गिर रही है और जो ब्लू लाइन उचक रही है, ब्लू लाइन वो बता रही है कि भाई जो जिस सिग्नल से ये ले रहा है रिस्पॉन्स, उस सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो वाइट वाली जो लाइन है वो उस फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे पियानो में दबा दे रही है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे 300 हर्ट्ज टू 400 हर्ट्ज 500 हर्ट्ज वाला एक बैंड है मानो, और मेरे इसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, और वही बैंड पियानो में भी प्रोएक्टिव है। तो वो बैंड आपस में लड़ाई करेगा और क्या होगा कि या तो मेरा वॉइस मास्क हो जाएगा, छुप जाएगा, अच्छे से नहीं आएगा, या तो वो पियानो दब जाएगा। और पूरा मिक्स जो है वो क्लटर्ड साउंड करेगा, सुनने वाले को क्लैरिटी नहीं आएगी, है ना। और मैं ये नहीं चाहता, जस्ट इन केस अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं उस फ्रीक्वेंसी को पूरा वहाँ से मैनुअली हटा दूँ, ये सेम काम जो है मैं कंप्रेशन के थ्रू भी, साइड चेन कंप्रेशन के थ्रू भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। तो मैं अपने पियानो पे कंप्रेशन वो डाल के उसको ट्रिगर कर सकता हूँ मेरे वॉइस ट्रैक से। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी हम क्या बोलते हैं, समय के साथ साथ इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट हम ये सब देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को कमेंट करके नीचे बताना पड़ेगा। अगर आप साइड चेन कंप्रेशन पे वीडियो चाहते हैं तो साइड चेन नीचे कमेंट करिए, तो उसके सारे यूजेस क्या क्या हैं, क्या सब चीज़ें हैं, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वैसे भी करेंगे। कमेंट्स कर देंगे तो क्या होगा कि आसान हो जाता है मेरे लिए सब चीज़ें। अब ये बेस अपना जो है, तो बेस में ये मेरा डायनामिक प्लगइन TDR नोवा, ये क्या कर रहा है कि जो इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी बिल्डअप्स हैं उनको वो टेम कर रहा है थोड़ा, कि कंट्रोल में रहे, मतलब फ्रीक्वेंसी सारी। सुना देता हूँ मैं एक बार ये क्या कर रहा है।
सुन रहे हो आप? तो ये काम कर रहा है मेरा यहाँ पे डायनामिक इक्वलाइजर। उसके बाद एक और EQ है जो जिस पे मैंने लो कट एक मारा हुआ है ये। ओके, ये लो कट है करीब 33 हर्ट्ज पे। और उसके बाद ये कुछ फ्रीक्वेंसी कट्स हैं जो, क्योंकि मेरा लो एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, पियानो में लो एंड है, वॉइस में लो एंड है, तो ये सब क्लैशेस होते हैं ना। तो अब आप सुन लो एक एक बैंड क्या क्या फ्रीक्वेंसीज को टेम कर रहा है। तो ये सब फ्रीक्वेंसीज टेम्ड रहती हैं तो क्या होता है, हमारा ओवरऑल साउंड अच्छा है। और ये ट्रैक स्पेसर भी वही काम कर रहा है जो मैंने पिछली बार पूरा का पूरा समझाया। ये भी मेरा वॉइस से सिग्नल ले रहा है, जहाँ जहाँ मेरे वॉइस में फ्रीक्वेंसीज लो फ्रीक्वेंसीज मैंने बूस्ट की हुई हैं, क्योंकि मुझे वार्मथ चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो लो फ्रीक्वेंसीज इससे भी भिड़ेंगी फिर। तो वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मैंने ट्रैक स्पेसर का यूज़ किया हुआ है। अब दोनों स्ट्रिंग्स पे एक एक EQ डाला हुआ है, वो क्या कर रहा है देख लेते हैं। बहुत सॉलिड सॉर्टेड सिंपल है ना। तो वो EQ क्या कर रहा है कि वो EQ लो फ्रीक्वेंसीज को हटा रहा है सारी की सारी। तो मैंने सारी की सारी लो फ्रीक्वेंसीज को हटा दिया है जहाँ पे मुझे हाई स्ट्रिंग सेक्शंस चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे वो चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन वहाँ पे रिवर्बरेशंस उसके जो रहते हैं वो आपके अल्टीमेटली मिक्स को क्लटर अप करते हैं, मिक्स को मर्डी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए वो आप हटा दें। अगर मैं EQ को बाईपास कर दूं, हम्म, तो इतना ज़्यादा लो एंड में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभार जैसे ये देखो अभी लो में थोड़ा सा गए, ये सब चीज़। तो ये मेरे को चाहिए ही नहीं है जब मेरे को अपने मिक्स में, तो मैं इनको क्यों रखूँ, है ना। तो ये एक हो गया। इसमें भी है देखो लो कट पूरा है। ये 118 हर्ट्ज पे लो कट है, और यहाँ पे भी मैंने बॉक्सी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसीज को जो है कट कर दिया। आप ये साउंड सुन सकते हो। अगर मैं भले ही मैं वहाँ पे का कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ जो उस फ्रीक्वेंसी को ट्रिगर करे, लेकिन ये जो नॉइस है, सिग्नल नॉइस है, और जो बिल्डअप है, ये भी हमारे मिक्स को इफ़ेक्ट करता है। तो इसको भी मैंने पकड़ के दबा दिया। और यहाँ पे जो है ये हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़े से रफ में भी साउंड कर रहे थे, थोड़े से श्रिलनेस थी। ये ये सब श्रिलनेस जो होती हैं, ये श्रिल सिग्नल्स, इनको भी मैंने सारे हो गए, इनको भी मैंने जो है कम कर दिया है ना। थोड़ी सी एयर भी मैंने यहाँ रिड्यूस करी है, ये रिड्यूस कर दिया। तो ये मेरे को एक काफ़ी बंधा हुआ सा है ना, ऐसा नहीं कि चिल्ला रहा है और चीख रही है मेरी स्ट्रिंग्स। तो ये ओवरऑल मुझे एक हो मधुबाला अच्छा साउंड प्रोवाइड करवाते हैं। हो मधुबाला से भी आला लगती हो मेरी नजर से तुमको देखो। ओके, अब रिवर्ब्स देख लेते हैं। दो टाइप के रिवर्ब मैंने यहाँ सेट किए हैं फटाफट। एक स्लो रिवर्ब है जो कि जिसका क्या बोलते हैं, लेंथ काफ़ी कम है। जो हमारा स्लो रिवर्ब है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमने यूज़ किया है रिवर्ब, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स की जो टेल्स हैं वो स्लो रहें, शॉर्ट रहें। ये रिवर्ब है। ये सिर्फ रिवर्ब का साउंड है।
रिवर्ब पे हमने EQ डाला है क्योंकि हमें लो फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ये ये जो लो फ्रीक्वेंसी रिवर्ब में है ये हमारे रिवर्ब को मडी बनाएंगी, इसके लिए मैंने यहाँ से ये हटा दी। तो ये अच्छा साउंड, क्लीन साउंड करेगा। ओके। मेरी अब ये दूसरा रिवर्ब क्या कर रहा है भाई? दूसरा रिवर्ब क्या कर रहा है कि दूसरा रिवर्ब हमारी वोकल्स के लिए है। हमारी वोकल्स में अ, ये वाला हमारा रिवर्ब है, और इसकी जो लेंथ वगैरह है, लेंथ भी इसकी लेंथ 5.3 सेकेंड्स है, ज़्यादा लंबा रिवर्ब है। लेकिन मेन इसके जो डायमेंशंस हैं, यहाँ जो आप रूम देख सकते हो, तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो वाला हमारा पहले वाला छोटा रिवर्ब। इसका साइज़ कम है और डायमेंशंस इसके कम है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हो। ये हमारा लॉन्गर रिवर्ब है, इसका साइज़ का ज़्यादा है, इसका साइज़ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट काफ़ी कम है। और यहाँ आप क्यूब देख सकते हो, सो एक आपको 3 डायमेंशनल एक वो हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा मतलब ये रिवर्ब है ना। और इसका जो लेंथ है वो 1.34 है, इसका लेंथ 5.32 है। मैंने इसमें प्री डिले जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रखा। उसका कारण ये था कि प्री डिले मेरे को ये सब चीज़ें एक जैसा, मेरे को मतलब रिवर्ब को यूज़ करके एक मिक्स इन कर देना था। तो अगर मैं प्री डिले देता हूँ तो थोड़ा सा क्या होता है, रिवर्ब सिग्नल जो आता है वो मेन सिग्नल से थोड़ा सा देर से आता है, तो मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी। मुझे चाहिए था साथ साथ आए, तो थोड़ा सा जेल्ड अप लगे। सो बस इस कारण से मैंने ये प्री डिले 0 है यहाँ पे मिली सेकेंड से। और ये जो लॉन्ग वाला रिवर्ब है ये सिर्फ और सिर्फ वोकल के लिए है। सुनते हैं एक बार। ये इसका टेल आप देखो, अभी तक है सिग्नल में टेल, तो ये काफ़ी लंबा रिवर्ब है। इसके बाद मैंने इसमें EQ करा है, लो फ्रीक्वेंसीज हटा दी हैं, थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज कुछ कुछ जो होती है ना हमारी श्रिल चुभने वाली, ये फ्रीक्वेंसीज, ये विस्लिंग फ्रीक्वेंसीज, और थोड़ा सा एक एयर ऐड करा है, बहुत हल्का सा एयर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है हमारा डायनेमिक EQ का कर रहा है कि ये अगेन वही काम है, मतलब इसका एक ही काम है, कोई भी फ्रीक्वेंसी जंप अराउंड कर रही है तो उसको पकड़ के एक जैसा बना दो। तो जब भी कभी यहाँ पे सिग्नल हार्डली टच कर रहा है, लेकिन जब भी कभी ये सिग्नल इसको एक्सीड करता है मेरी थ्रेश होल्ड को, जैसे यहाँ मैंने ये थ्रेश होल्ड सेट करके रख दी है, ये -5 dB की, गेन भी कम है, तो क्या होता है कि ये दबा के रखता है इसको सिग्नल को। यहाँ जैसे थ्रेश होल्ड है, यहाँ -25 थ्रेश होल्ड है, अगर ये कोई भी कभी अगर हाई फ्रिक्वेंसी आती है मेरे रिवर्ब सिग्नल में, तो वो क्या करेगा, इसको दबा देगा हाई फ्रिक्वेंसी को। कभी कभार ही होता है ऐसा पूरे गाने में। और ये कंप्रेसर है, ये साइड चेन्ड है वोकल्स से, जिससे कि क्या होगा कि मेरा जब भी वॉइस आएगा ना, तब मेरा रिवर्ब जो है थोड़ा सा कट जाएगा, है ना, और मेरा वॉइस खुल के आएगा, और उसके बाद सिग्नल में रिवर्ब जो है आएगा। अगर मैं इसको ऑफ करूं, रिवर्ब पे साइड चेनिंग करने से ये होता है कि सिग्नल हमारा क्लीनर बन जाता है काफ़ी। देखो, अगर मैं आपको ये सुनाऊं बिना साइड चेन के और साइड चेन के, तो आपको ऐसा बहुत सिग्निफिकेंस मे और मे नॉट भी फील हो।
मेरी ये नॉन साइड चेन्ड है, लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से सुने, अगर आप अच्छा हेडफोन पे सुन रहे हैं इस चीज़ को, तो आपको फील होगा जो कि जब मैं साइड चेन करता हूँ तो मेरा जो सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है ओवरऑल, और जो मेरे वर्ड्स हैं वो अच्छे से मुझे सुनाई देते हैं, और रिवर्ब आता है, लेकिन रिवर्ब पीछे से आता है। तो आप ये सुनिए। से भी आला लगती हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो नजर से तुमको देख। ये ऑन है तो इसमें वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर है। ऑफ करूँ अगर, मेरी नजर से तुमको देखूं तो नजर से तुमको देखूं तो नजर से तुमको देखूं तो से तुमको देखूं तो काफ़ी निखार और एक क्लैरिटी आ जाती है हमारे ओवरऑल गाने में। तो ये तो मेन प्रोसेसिंग हो गई मिक्सिंग की। मास्टरिंग चेन पे एक बार हम देख लेते हैं मास्टर बस पे हमारा क्या चालू है। ऑफ करके सुनते हैं। हो मेरी नजर सी किस्म उतारूं या मैं कर दूं इसको कैद कहीं। तो -6 dB प्लस माइनस मैं भी यहाँ पे रखता हूँ टारगेट कि उस तरह से रहे। नजर उतारूं या मैं कर दूं इसको कैद कहीं। तो यहाँ आप देखो साइलेंट पार्ट है तो भी -8 तक टच कर रहा है, -8 -10 है। अब हैवी पार्ट है तो मेरी नजर से तुम से भी आला मेरी नजर से तुमको हो मधुबाला मेरी नजर। मेन बात ये होती है कि सिग्नल क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेज पे आपकी। तो ये आपका EQ, मैंने पहला EQ डाला। पहला EQ क्या कर रहा है कि कुछ सर्जिकल कट्स इसने किए हैं। हो मधुबाला से भी आला दिखती हो मेरी नजर से तुमको देख। तो सिर्फ इतना काम इसका है। एक छोटा सा कट और है यहाँ। आला से भी आला दिखती हो। तो ये काम पहला EQ कर रहा है मेरा, है ना। आपको सब मैंने चीज़ें सुना दी, डिफरेंसेस सुना दिए हैं कि क्या वो काम कर रहा है। दूसरा EQ देख लेते हैं क्या कर रहा है। हो मधुबाला से भी। अच्छा, एक चीज़, पहले EQ से मैंने थोड़ा सा गेन बूस्ट करा है क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे पास अभी भी स्कोप है तो क्यों ना थोड़ा और गेन बूस्ट कर दें, जिससे कि मेरे कंप्रेशन को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मधुबाला से भी आला दिखती हो। तो मैं यहाँ से गेन बूस्ट करके -6 -5 dB तक ले आया हूँ। अब एक और EQ मैंने डाला। इस EQ में भी मैंने यहाँ कुछ सर्जिकल कट्स किए हैं और एक एयर ऐड करी है मैंने। करीब 3.1 के से मैंने एक हाई शेल्फ ऐड किया हुआ है, जिसका इफेक्ट क्या है देख लेते हैं। मधुबाला से भी आला दिखती हो मेरी नजर से तुमको देख। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज मैंने कट की हैं। हो मधुबाला से भी आला दिखती। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे लगा क्लैरिटी और आती है थोड़ा सा एयर डालने से, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। हो मधुबाला से भी आला दिख मेरी नजर से बेहतर मेरी परे अरे आती नहीं। नजर उतारूं या मैं कर दूं इसको कैद कहीं। सब कहे अरे 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 पगला गया है तू। तो ये अब कंप्रेशन एक बार सुन लेते हैं।
कंप्रेशन क्या कर रहा है। देखो, वापस से अटैक टाइम मॉडरेट है, रिलीज टाइम हल्का सा फास्ट की तरफ है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे ट्रांजिएंट्स को कुछ असर पड़े। जो मेरा अटैक है, जो मेरा अटैक आ रहा है, जो मेरे वर्ड्स आ रहे हैं, जो मेरे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, जो एंट्री मार रहे हैं, उनको कुछ कंप्रेशन ना करे। हाँ, जैसी एंट्री मारने के बाद जो ऐसे कुछ हो रहा है, कहीं कुछ ऐसे राइज हो रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा अपलिफ्ट हो रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा ना डायनामिक्स बेसिकली जो उछल कूद रहे हैं, हाँ उनको आप कंट्रोल कर दीजिए। ये मेरा कंप्रेसर से कहना यहाँ पर है। तो इसका आप देख लीजिए कि ये क्या रोल प्ले कर रहा है। तुम आफरी से बेहतरीन दिखती हो, मेरी नजर से तुम। है ना, रेशो 2 ही है क्योंकि ज़्यादा हैवी कंप्रेशन नहीं चाहिए था। और -2 के आसपास का गेन रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 dB के आसपास, 0.96 आपको लग रहा दिख रहा है, तो ये 1 dB के आसपास मैंने यहाँ से गेन हल्का सा मेकअप गेन दे दिया है, जिससे कि थोड़ा सा जो कंपनसेशन हो जाए मेरे गेन रिडक्शन का और ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। यही काम तो हम करते हैं कंप्रेशन के थ्रू ज़्यादातर, है कि नहीं। तो लास्ट प्लगइन हमारा क्या है? तुम आफरी से बेहतर। ये लाउड मैक्स 64 बिट्स जो है, ये एक तरह से एक मैक्सिमाइजर प्लगइन है और ये एकदम फ्री है। सो ये जो प्लगइन है, इससे आप एक लाउडनेस अचीव कर सकते हैं और एक सीलिंग आप फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये जो ट्रू पीक है, मतलब -1 dB जैसे मैंने यहाँ सेट किया हुआ है, ये देखिए मैंने -1 dB सेट किया, मतलब -1 dB के ऊपर मेरा सिग्नल किसी भी हद तक नहीं जाएगा, किसी भी हद में नहीं जाएगा उसके ऊपर। और यहाँ मेरे को एक ऑप्शन मिलता है इसमें इंटर सैम्पल पीकिंग का। मतलब कई बार क्या होता है कि आपके जो सैम्पल्स हैं आपने प्रोडक्शन में, रिकॉर्डिंग में, कहीं भी से भी या कोई सैम्पल उठाया, बीट उठाई है सॉरी, तो वो क्या होता है कि कई बार वो उसमें कुछ पीक्स होती हैं जो आपके लिमिटर या मैक्सिमाइज़र को क्या बोलते हैं वो करके, उसको क्रॉस करके जो है वो आपके मेन सिग्नल चेन में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं ट्रू पीक वगैरह की, तो क्या होता है कि वो टेक्निकली तो हमने -1 पे अपना लिमिटर सेट किया रहता है, लेकिन वो इंटर सैम्पल पीकिंग के कारण क्या होता है कि वो 0 dB के ऊपर कुछ कुछ पीकिंग हो जाती हैं। तो वो पीक्स क्या करती हैं, आपके गाने को डिस्टॉर्ट करती हैं, आपका ट्रू पीक आपको नहीं देती हैं, आपका ट्रू पीक प्रॉपर नहीं देती हैं। तो आप जब स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे डालते हो अपना गाना, तो वो डिटेक्ट ये करता है कि भाई इस गाने की जो ट्रू पीक है ना, वो सही नहीं है। कहने का मतलब ये गाना तो 0 के ऊपर चला गया या ये -1 के ऊपर चला गया है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे लिमिटर्स या मैक्सिमाइज़र्स इंटर सैम्पल पीकिंग का ऑप्शन देते हैं, और ये एक फ्री मैक्सिमाइज़र है बशर्ते उसके इसने दिया हुआ है। तो मेरा तो ये फेवरेट मैक्सिमाइज़र है, मैं जो बट डिफ़ॉल्ट लिमिटर्स होते हैं मैं उसको भी यूज़ ना करके इसको यूज़ करता हूँ। अब मेरे DAW के उसको ना यूज़ करके इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ मैंने इंटर सैम्पल पीकिंग ऑन कर दिया, और ये जो है थ्रेशोल्ड, इससे आप अपना लाउडनेस को सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके ऑडियो को क्रश करेगा। यहाँ देखते हैं, तो ये आप मेरे को क्या करना है, शॉर्ट टर्म या इंटीग्रेटेड में, इंटीग्रेटेड लाउडनेस में मेरे को 14 dB, 14 LUFS का 13 to 14 का रखना है टारगेट। क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा कहीं कुछ कंप्रेशन वगैरह किया नहीं, तो इस गाने में ऑलरेडी लाउड डायनेमिक्स काफ़ी हैं, है ना। और -1 dB मैं रखता हूँ टारगेट, जिसके ऊपर मेरा ट्रू पीक ना आ जाए। तो एक बार हम सुनते हैं। सब कहे अरे 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 पगला गया है तू। मेन बात ये होती है कि आपका सिग्नल कहीं भी क्लिप नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये कंप्रेशन मैंने यहाँ डाला, मान लीजिए कि मैं इसका गेन बढ़ा देता हूँ बहुत, है ना, तो क्या होगा कि मेरा सिग्नल अगर यहाँ क्लिपिंग में जाता है, फिर मैं इसमें लिमिटर लगाता हूँ, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए कभी, इसमें तो ज़रूरत नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका कंप्रेशन को आप इतना ज़्यादा पुश करते हो तो कि वो क्या होता है कि उसका जब आप गेन बढ़ाते हो तो आपको लाउडनेस
चाहिए रहती है, लेकिन आप जब गेन बढ़ाते हो तो क्लिपिंग हो जाती है। तो वो अब आप अगर सोचो कि यहाँ क्लिपिंग हो गई और फिर आप सोचो मैं मैक्सिमाइज़र डाल के इधर -1 कर देता हूँ तो वो फाइनल प्रोडक्ट तो क्लिप नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो है डिस्टॉर्टेड ऑडियो क्वालिटी आएगा। तो आपको ये तय रखना है कि आपका सिग्नल किसी भी हद तक डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री क्लिपिंग, सॉरी 0 dB क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए आपकी उसमें। तो अब एक बार देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। नजर उतारूं ऐसी उल्फत हर किसी के हक में आती नहीं, सब कहे अरे। तो मेरा ट्रू पिक का तो इशू है नहीं यार इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि लाउडनेस मेरे पास लाइक गाना है लाउड, अच्छा खासा लाउड है गाना। तो एक ये है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा टाइट करते हैं, थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम करते हैं। तो आप यहाँ इंटीग्रेटेड शॉर्ट टर्म पे नज़र डालना और ट्रू पिक पे नज़र डालना, ये दोनों जो है बढ़ेंगे। या मैं कर दूं इसको कैद कहीं, ऐसी उल्फत हर किसी के हक में आती नहीं, सब कहे अरे 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 पगला गया है तू। तो यहाँ पे अब देखो 13 मिल रहा है मुझे, लेकिन मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है हाल फिलहाल, इतना ज़्यादा मुझे कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के हक में आती नहीं, सब कहे अरे 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 पगला गया है तू। थोड़ा सा रिलैक्स्ड रख देते हैं। और देखो मेरा शॉर्ट टर्म LUFS अभी तो 11 बता रहा है, इसलिए इंटीग्रेटेड भी 11 बता रहा है क्योंकि यहीं के ही। लेकिन अगर मैं पूरा गाना प्ले करता हूँ तो मेरा इंटीग्रेटेड LUFS जो है वो चेंज होगा, क्योंकि पूरे गाने में कहीं शॉर्ट, कहीं क्वाइट पार्ट होगा, कहीं लाउड पार्ट होगा, उसको मिला के इंटीग्रेटेड LUFS बनता है, ना कि शॉर्ट टर्म LUFS का कोई रोल नहीं होता है। वो तो आप जस्ट आपकी मॉनिटरिंग के लिए होता है। जैसे मुझे एक गाने का डायनामिक्स आइडिया होता है मिक्सिंग करते वक्त, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा शॉर्ट टर्म LUFS मान लीजिए जैसे इसमें यहाँ 11 के आसपास आ रहा है, तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मेरे क्वाइट पार्ट्स में जो है कुछ 4 to 5 dB का जो है एक वेरिएशन रहेगा। तो उससे मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है कि मेरा जो इंटीग्रेटेड LUFS है वो कितना रहेगा, क्या रहेगा, है ना। और अगर आपको इंटीग्रेटेड LUFS पूरा चाहिए तो आप हमेशा प्ले करें स्टार्टिंग से एंड तक गाने को और छोड़ें, उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड LUFS की वैल्यू भी मिल जाएगी। और इसमें मेरे को ये सिर्फ यूट्यूब पे डालना था, इट वाज जस्ट अ सिंपल कवर, तो मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया इतना ज़्यादा। एक अच्छी लाउडनेस होनी चाहिए, एक गाना खुलापन होना चाहिए, डायनामिक्स होने चाहिए, है ना। तो ये ओवरऑल इस गाने की कहानी थी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी हम एक बार नज़र मारते कि हमारा जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कैसा भर के आ रहा है। तुम आफरी से बेहतरीन दिखती हो, मेरी नजर। ये जो एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है मेरी नज़र में ये काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में लो एंड में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए अच्छी, और एक तो फिल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइकी नहीं होना चाहिए आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये, जबकि ये बहुत ज़्यादा लाइटली अरेंज्ड गाना है। तुम आफरी से बेहतरीन दिखती हो, मेरी नजर से तुमको। और जो हाई पार्ट्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी वैल्यू हल्की सी मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने जितने भी अच्छे गाने मॉनिटर किए हैं उनमें क्या होता है कि जो अच्छे मिक्स्ड होते हैं उनमें कुछ इस तरह से, जैसे आप मेरे कर्सर को देखिए तो इस तरह से कुछ एक उनका ग्राफ होता है, यहाँ से उठता है, हमेशा एक लो कट और हाई कट होता है उनमें, यहाँ से उठता है, एक वार्मथ होती है गाने में, मिड में अच्छा प्रेजेंस होता है, मिड वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स वाला एरिया होता है तो वो जंप अराउंड करता रहता है। और जो हाई एंड एरिया होता है, जो फ्रीक्वेंसी का हाई एंड एरिया होता है वो लो एंड से ज़्यादातर जो है
हमेशा आपको थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा। तो एक गाना क्या होता है, उसमें एक गाने का वार्म साउंड होता है। अगर आप नए हैं, अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि मेरा गाना कैसा साउंड कर रहा है, कैसा करना चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें स्पैन है, फ्री प्लगइन है। और ये तो मैंने आपको पूरा प्लगइन दिखा दिया, ये भी फ्री प्लगइन है, लाउडनेस मीटर है। इसको आप अपने सिग्नल से इनके एंड में दोनों प्लगइन को लगा के, मैं तो लगा के रखता हूँ। और इस तरह से ये है ओवरऑल गाना। और इसकी मोनो कंपैटिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सबका है प्ले कर रहे हैं और यहाँ मोनो बटन है, अरे 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 पगला गया है तू समझ। तो मेरा गाना मोनो डिवाइसेस जैसे फ़ोन के स्पीकर्स वगैरह इन पे भी अच्छा साउंड करे। तो ये एक ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन था इसका। और इस गाने का पूरा कवर भी आप मेरे चैनल पे सुन सकते हो, जिसका मैंने यहाँ लिंक नीचे डाला हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। और कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कौन से गाने आपको चाहिए, किस गाने का कोई पार्ट है अगर वो आपको समझ नहीं आता है, या आपको चाहते हैं कि वो चीज़ मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि ये अरेंजमेंट कैसे किया होगा, या वो अरेंजमेंट कैसे किया होगा, या यहाँ कॉर्ड्स वगैरह से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए हैं कि गानों की कॉर्ड्स मैं बताऊं इस चैनल पे। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए हर एक चीज़ को। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।